बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे रोशनी डालें तो आज हमें कानूनी मंजरनामा ज़्यादा दिखाई देता है। आज जो दिन का आगाज़ हुआ वो इजाफी नशस्तों के हवाले से हुआ, जो मखसूस नशस्तें थी। मखसूस नशस्तें जो कौमी असम्बली के अंदर हैं वो 22 हैं और जो दीगर सूबाई असम्बलीज़ के अंदर हैं वो 55 हैं, यानी मजमूई तौर पर 77 मखसूस नशस्तों के हवाले से आज 13 रुकनी बेंच बैठा हुआ था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा इस बेंच का हिस्सा नहीं है, तबीयत की नासाजी की वजह से वो इस बेंच में शामिल नहीं है। बराह रास्त इसकी जो है नशरियात वो जारी की गई। फैसल सिद्दीकी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इसमें पेश थे और जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके वकला इसके अंदर मौजूद थे। आज इस्तफसार भी किया गया कि ANP की तरफ से कौन है और MKM की तरफ से कौन है, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से कोई नहीं है। तो आज मुख्तलिफ सवालात भी पूछे गए हैं और वो सवाल नशस्तों के हवाले से पूछे गए। फिर ये पूछा गया कि जो फहरिस्त जमा करवानी होती है वो क्यों नहीं करवाई गई, फिर और भी बहुत से सवाल। लेकिन एक चीज़ जिसकी मुखालिफत की गई तमाम सियासी जमातों की तरफ से, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो बेनिफिशरी है, लेकिन जो दीगर जमातें हैं वो उस पर बात करती हैं, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप ये समझते हैं कि ये नशस्तें जो हैं ये आपके अलावा किसी और को दी जा सकती हैं। तो उन्होंने इस बात की मुखालिफत की कि किसी और को दी जा सकती हैं। यानी ये तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ था। और कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी का नाम क्या है। उन्होंने कहा जी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी अगर फे निकाल दें तो क्या रहेगा। उन्होंने कहा जी पार्टी सरबराही निकाल देंगे तो पार्टी कहाँ पर रहेगी। फिर जो कंक्लूड हुआ है, यानी अगली समात के ऐलान से पहले जो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं वो ये कि काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि हमारे उस फैसले को, जो पार्टी निशान वापस लेने वाला फैसला था, उसको गलत रंग दिया गया। ये लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शामिल हो सकते थे, हमने शमूलियत तो नहीं रोकी थी। अब ये जो बात है इस पे इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कुछ और था और आज की समात में मौक़िफ़ कुछ और अपनाया गया। और आज की एक बड़ी खबर ये भी है कि साइफर केस के अंदर बानी PTI इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक की जो क़यादत के अंदर जो बेंच तश्कील था, आज उसने फैसला सुनाया है और दोनों अफराद को उस केस से बरी कर दिया है। ज़मानत नहीं मिली, उसके अंदर रिहाई का अगर परवाना मिला है तो बर्रियत की सूरत में मिला है कि उस केस से ही बरी कर दिया गया। तो उस केस को, जिसको मरकज़ी केस कहा जाता था, जिसको ये तमाम केसेस जो चल रहे थे उसमें अहमियत हासिल थी और ये हुकूमत कहती थी कि उसके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, अब उस केस से बरी किया गया है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसी ज़मन में बात को आगे बढ़ाने से पहले मुसद्दिक मलिक साहब उन्होंने गुफ्तगू की है आज के दिन। आप ये देखिए कि इस फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। जिस तरह एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, अब इस फैसले के बाद की सूरत हाल भी कुछ और है। ये मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू इस फैसले से पहले, लेकिन इस फैसले को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है। बैरिस्टर गौहर ने इस फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है, वो हिस्सा मुलाहिज़ा करें। हमारा स्टैंस यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी थी, लेकिन हमें फॉर्म 47 के हिसाब से जो सीटें दी गई थी, जो हमने इलेक्शन कमीशन में ज्वाइन करवा दिए थे, उसके मुताबिक हमारे 91 सीटें थी नेशनल असम्बली में, 107 सीटें प्रोविंशियल असम्बली में, 91 सीटें KPK असम्बली में और 9 सीटें सिंध असम्बली में। ये वो कैंडिडेट थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था। वो हमारा जो शेयर बनता है वो हमें दिया जाए, लिहाजा रिजर्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सीटें हमें मिलेगी, ये हमारी नशिस्तें हमें मिलेंगी। राना साहब, बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू और आज की समात, आपने उसके ऊपर मुफस्सल रोशनी भी डाली है, आपने सारा दिन उसकी कवरेज भी की है। क्या समझते हैं कि किस चीज़ का पेश खैमा है? पहले इस समात के ऊपर बात करते हैं जो मखसूस नशिस्तों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासिर, इस पूरी समात के अंदर जमाल मंदखेल साहब, शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब और सबसे बड़ा खुद चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब ने इस समात पर एक लफ्ज़, एक आपको याद होगा एक चीज़ उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर 100 अफराद इलेक्शन लड़ते हैं एक पार्टी से और एक वोट से वो हार जाते हैं और अवामी तौर पर, जमहूरी तौर पर उनके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो क्या फिर सीटें उनकी नहीं बनती? क्या फिर उनका भी तो हक बनता है ना? अच्छा, मैंने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स बड़े अहम रिमार्क्स हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिन लोगों को अवाम ने वोट दिए
और उनके बाकी लोग भी आगे जिनके पास अवाम के ज़्यादा वोट है, उनको अहमियत तो बनती है उनकी। अब मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा निकाल लेना इसी इलेक्शन में, इसी नुक्ते पर ज़रा थोड़ा सा काट लें, फिर मैं बाकी पे बात करता हूँ। इस जनरल इलेक्शन 2024 में 1,84,57,567 वोट पड़े हैं पीटीआई को, पीटीआई के हमात याफ्ता उम्मीदवार सुनील इत्तेहाद कौंसिल को। 93 सीटें हैं, 31.17% वोट पड़े हैं। अब इनमें से बहुत से वोट वो हैं जो आपको पता है कि खा पी गए हैं ना। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को 1,39,99,656 वोट पड़े हैं 114 सीटों के साथ। अंदाजा लगा लें आप जरा, 93 सीटों के साथ कितने हैं? 114 सीटों के साथ। आज पीपल्स पार्टी 73 सीटों के साथ है 82,44,944 वोट हैं, 13.92। अब ज़रा हम थोड़ा सा इस पर कर लेते हैं। आज की अगर हम समात देखते हैं, अगर आइन और कानून के हवाले से देखें तो फैसल सदीकी साहब के जो रिमार्क्स थे, फैसल सदीकी साहब ने जो दलाइल दिए, जो उन्होंने हवाले दिए, जो कल मज़ीद हवाले देंगे, जो उसके अलावा इनके वकला जो कल हवाले देंगे, उसके बाद तो एक सलमान साहब देंगे, बड़ी क्लियर चीज़ हो जाती है कि कहा गया वहाँ पे मोअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से कि ये किस तरह हो सकता है। ये एक पार्टी को आप पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लेते हैं, एक पार्टी में जब कुछ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, अपना हलफनामा जमा करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हलफनामा जमा कर रहा है, फिर उस पार्टी को पार्लिमानी पार्टी का आप लक़ब भी दे रहे हैं, आप उनका एक अपोजिशन लीडर भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, तो फिर आप सीटें किस तरह नहीं उन्हें देंगे? ये किस तरह मुमकिन है? ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ को तो पार्लिमानी पार्टी, क्या इलेक्शन कमीशन ने माना? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसकी इजाजत दी? आज के दिन तक, आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के 3 इलेक्शन हुए, 2 इलेक्शन के बाद तीसरे इलेक्शन पे उन्होंने कागजात जमा करवा दिए हैं, और अब उन्हें दोबारा नोटिस मिला है जनाब, आपने गालिबन 6 तारीख का मिला है कि 6 तारीख को आपने पेश होना है। जिस सियासी जमात के साथ इलेक्शन से लेकर इलेक्शन से पहले तक, वहां पे अदालत में ये बात क्यों नहीं, बल्कि आएगी बात के सामने कि जब अदालत ने भी फैसला नहीं दिया था कि बल्ले का निशान मिलना है या नहीं मिलना, तो उस वक्त चैनक का निशान दे दिया गया था बैरिस्टर गौहर को, और टाइम में भी बढ़ाया गया था, याद है आपको ना? तो फिर एक तो बड़ी क्लियर सी बात है, एक बहुत अच्छा हुआ है कि ये समात जो है लाइव दिखाई जा रही है, इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सा क्लियर चीज़ें सामने आ रही हैं। यासर साहब, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे तो इसमें तहरीक इंसाफ यानी सुनील इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जो अब तक के दलाइल के मुताबिक है। जिस तरह आपने खुद भी कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी इस बात को तस्लीम करते हैं, अगर उनको नहीं मिलती तो फिर ये किसी को नहीं मिलती। फिर एक नहीं सर, वो तस्लीम आप शायद गलत लिखे, वो कहते हैं इनको नहीं दी जा सकती हैं। मान लें, चलिए यही मान लें, वो कहते हैं इनको नहीं दे, हमें ही दे। तो यार सारी इनको दे देना यार, जो रह गई है इनकी वो भी इनको दे दे, अपनी तो जिते कोई नहीं, किस तरह इनको दे दे? मुझे बात तो एक समझाए ना जरा। आज चीफ साहब ये भी फैसला कर दें, मैं हमारी दरखास्त है, हाथ जोड़ के दरखास्त है कि सर आप ये भी फैसला कर दें कि इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रिब्यूनल बनाया, उसके अंदर लोगों को कहा जाएं अपने केस लेकर जाएं। इस्लामाबाद के 3 हलके जिसमें तारिक फजल जोशी साहब, अकील अंजम साहब, खुर्रम नवाज साहब, इन तीनों हलकों पे जब फैसले का वक्त आया, एक के वकील साहब ने कहा कि मैं तो इनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं हूं। बाकी आपको पता ही है जो फारम 45 जो सामने चीजें आ गई, और फिर उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। सुबह समात है ना उस पर, सुबह समात क्या कमाल समात है यार, क्या कमाल समात है। और यार उस तरफ पूरा केस मुकम्मल हो गया, हर चीज मुकम्मल होगी इद्दत केस में, और उसकी समात कब चली गई है जी? वो तो बुनियादी तौर पे दोबारा से फिर शुरू होगी। दोबारा शुरू क्या, कब चली गई है? 2 दिन बाद जी, ये मेरे ख्याल से हफ्ते बाद। और नहीं जी, लंबी चली गई है। नहीं, आज के दिन जो नई समात बुनियादी तौर पे दोबारा से होनी, चेक करें कहाँ 25 तारीख को चले गए, 25 तारीख को टाइम नहीं ना सारे को लगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
कामरान साहब, अब मैं उस केस पे तो जाता हूं कि जिस केस में आज आप पेश हुए थे, लेकिन ये साइफर वाले मामले पे साइफर का फैसला आ चुका है और हुकूमती लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस फैसले के खिलाफ बात करें और ये कहें कि ये तो हकीकत है, इसमें आर्टिकल भी लगने चाहिए, इस पर पकड़ भी होनी चाहिए, इसमें कैद भी होनी चाहिए। क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, उसमें दो तीन बातें हैं कि आप इसको कह सकते हैं कि एक तो पॉलिटिकली गलत है, जो कुछ किया था इमरान खान साहब ने वो पॉलिटिकली मुनासिब नहीं था। बहुत सारी मुल्कों के दरमियान या ऑफिशियल ड्यूटीज में जब आप अपना कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें मुल्क का मफाद होता है और आपको उसको पब्लिक के जलसों में ला के उस तरह से नहीं करना चाहिए। मगर इसके साथ एक और भी हकीकत है कि ये केसेस जो है ना, ये सब पे बनते रहे और उसके बाद भी बनते रहेंगे। शायद पाकिस्तान की यही जो है ना वो किस्मत है। अच्छा, जब केसेस बनते हैं तो वो उसके पीछे जो है ना वो सियासी मकासद होते हैं। किसी को सियासी तौर पे ऊंचा करना होता है, किसी को खराब करना होता है। नून पे भी बने, पीपल्स पार्टी पे भी बने, PTI पे भी बने, मगर साथ ही क्योंकि उसके पीछे वो सियासी मकासद होते हैं, वो बनाने वाले भी कोई ऐसा रास्ता शायद छोड़ देते हैं कि कल जो है ना अगर उसको ख़त्म करना हो तो फिर बड़ी आसानी से ख़त्म भी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं पुराने केसों का क्या अंजाम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें भी जो है ना वो अंजाम जो है वो जब वो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड पे नहीं है, जिसके हवाले से ये सारी गुफ्तगू थी, जिसके हवाले से ये सारा केस था, तो फिर प्रोसिक्यूशन ने केस क्या बनाया, पहले इन्वेस्टिगेशन में केस क्या बना, फिर प्रोसिक्यूशन ने इसको किस तरह से प्लीड किया। ये ऐसी बातें हैं जिसका जो है ना जवाब नहीं आ रहा। मगर स्टिल जो है वो फैसला जब तक तहरीरी शक्ल में हमारे सामने नहीं होगा, उस पर तबसरा करना, दुरुस्त तबसरा करना, वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। कामरान साहब, मौलाना साहब कल भी बड़े सख्त तरीन अल्फाज भी कह सकते हैं, या मौलाना साहब ने कल बड़े खुल डुल के बात की। जवेद हाशमी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। मौलाना साहब को मनाया नहीं जा रहा, मौलाना साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, या मौलाना साहब अब फैसला कर चुके हैं कि अब सिर्फ 1 2 3 ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए? देखिए, ये जो मनाया नहीं जा रहा, ये जो टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल करती है, जो हुकूमती जमात भी आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी, मैं नहीं कह रहा, मैंने सवाल किया, माजरत। ये क्योंकि हमें कहा गया था कि मौलाना को मना लिया जाएगा। ये अब उनकी मर्जी है। हमारे दोस्त थे भी, दोस्त हम कहते हैं दोस्त है भी हैं, चले हमारी तरफ से तो दोस्तियाँ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। वैसे वो भूल जाते हैं कि उनके साथ जो है क्या किया था जब वो कोई मुल्क में आने की पोजीशन में नहीं था, जब कोई अपने लोगों को छुड़वाने की भी पोजीशन में नहीं था। तो खैर वो एक तारीख का हिस्सा है। फिर जो उन्होंने भी सबने मिलजुल के हमारे साथ किया वो भी एक तारीख का हिस्सा है। वो हमें मालूम भी है कि कौन कौन उसमें शरीक था। मगर जो उनका ये ख्याल था ना कि ये ओहदा देंगे तो वो मान जाएंगे, वो ओहदा देंगे तो मान जाएंगे, ये उनका खाम ख्याल था। ये ओहदों का मामला नहीं था। आपने मिलजुल के हमें धोखा दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा उनके लिए यही है, आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जगहों से हमारे लिए जो ना वो जो कुछ आया, हमने उसको धोखे को एक्सेप्ट किया कि भाई आप, हमको उम्मीद नहीं थी कि आप धोखा देंगे, मिलजुल के देंगे और इस तरह से ये इंतज़ाम होगा जिसमें जो है मगर हम ये पहले भी हमारा जो है इरादा यही था और जिसमें हम शायद ट्रैप हुए थे। हमारा ये था कि जब PTI गवर्नमेंट जाएगी तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन की बात होगी और हमने अपने साथियों के तालियों से यही कहा था कि नए इलेक्शन। मगर वो फिर वो 16 महीने की गवर्नमेंट जो है ना वो बैगेज जो है वो सबके गले पड़ा, हमारे स्पेशली पड़ गया। और अब ये जो लोगों को ये कहा जा रहा है कि जी हम मान जाएंगे या हम ये हो जाएंगे, हमें उनसे किसी ओहदों की तवक्को भी नहीं है, हम चाहते भी नहीं है। हम सिर्फ जो है ना मामलात को कि अगर दस्तूर में कुछ लिखा है तो उसकी मुताबिकत में आगे चलें। ये मुल्क हमारा है, दस्तूर हमारा है, हम इसकी मुताबिकत में आगे बढ़ना चाहते हैं इस मुल्क के लिए। अच्छा कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है जिसमें आज आप अपनी पार्टी की तरफ से पेश भी हुए थे, इसमें आप उनकी सफ़ में खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की। कानूनी एतबार से आप क्या समझते हैं कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों नहीं दी जानी चाहिए? देखिए, PTI तो मांग भी नहीं रही है, तो PTI ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कंसीड किया हुआ है कि ये सीटें उसकी नहीं बनती हैं तो कंसीड किया ना उन्होंने, वो मांग भी नहीं रहे हैं। PTI ने तो नहीं मांगी है ये केस, PTI ने तो फाइल नहीं किया। अब PTI से निकल आई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में।
सुनी इंतहाद काउंसिल ने किसी भी इलेक्शन की सीट के अगेंस्ट जो है उन्होंने कंटेस्ट किया, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आया जो है वो अगर एक सीट के अगेंस्ट भी कंटेस्ट किया तो उन्होंने एक कट ऑफ डेट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वायरस को किसी ने चैलेंज नहीं किया हुआ। आपके पास भी इससे पहले शार हाई कोर्ट में भी और उससे पहले जो है ना किसी ने इलेक्शन कमीशन में भी जो है जाके किसी वायरस को जो है ना उन्होंने टेस्ट नहीं किया किसी कानून के। तो आप इसमें चार चीज़ों को मिला के पढ़िए। पहली बात जो है ना कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको देखिए, फिर उसके बाद सेक्शन 104 को देखिए, फिर उसके बाद रूल 92 को देखिए, और उसके बाद जो है वो एटलीस्ट 3 नोटिफिकेशन है जिसमें वो कट ऑफ डेट थी जो लिस्ट फाइल करने की। तो क्या वो लिस्ट फाइल की थी? लिस्ट आल्टर तो नहीं हो सकती ना, ये बात तो लिखा हुआ है कानून में। लिस्ट को सूरत में जो है ना उसमें तब्दीली हो सकती है, कोई मर जाए, वो एग्जॉस्ट हो जाए, उसमें जो है ना वो एडिशन हो सकती है। इसके अलावा कानून ने कोई गुंजाइश तो नहीं दी है। तो अगर कोई कानूनी गलती करता है और किसी कानूनी गलती का फायदा मैंने और आपने कंटेस्ट किया, कोई बहुत ज्यादा मकबूल आदमी फर्ज के लिए इधर से इस्लामाबाद से हो और वो कंटेस्ट ना करे और मैं और आप कंटेस्ट करें और उसके नतीजे में मैं जीत जाऊं या आप जीत जाएं, तो वो कहेंगे जी वो जो बहुत ज्यादा जो ना मकबूल आदमी था उसको जीतना चाहिए था। तो भाई उसने तो पेपर ही फाइल नहीं किए थे, जिसने पेपर फाइल नहीं किए थे वो आगे सीटें मांग रहा है, ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, एक और चीज़, एक तो ये रिटायर्ड जज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? दूसरा, आखिरी स्टेज पे था एक केस जिसमें तारक फजल चौधरी साहब, वकील अंजम और खुरम नवाज साहब थे, और अचानक एक तो उनके वकील साहब ने, एक के वकील साहब ने तो कह दिया जनाब मैं केस लड़ना ही नहीं चाहता इनका, और बाकी उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा जी हमें इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतबार नहीं है, और उनका केस भी सुबह लग गया। लोगों का कहीं कहीं माह नहीं लगता, कहीं कहीं दिन नहीं लगता, कहीं कहीं हफ्ते नहीं लगता। तो ये हालात आप कानूनी तौर पर क्या देख रहे हैं इसको, और वैसे क्या आप क्या समझते हैं? देखिए ये जो ये रिटायर्ड जजों वाली बात है ना, ये रिटायर्ड जजों वाला तजर्बा जो है कुछ अर्सा पहले भी हमने किया था 2018 के इलेक्शन में, आपको याद होगा। जी जी। अच्छा, वो प्रिस्क्रिप्शन वही है, हर दफा वही प्रिस्क्रिप्शन होती है, हुकूमतें बदली हो जाती हैं। पीटीआई ने भी यही तजर्बा किया था और उस वक्त भी जो है ना वो लगाए गए थे। अब ये चूंकि नून ने किया तो अब वो इसको बुरा कहते हैं, मगर ये बुरा उस वक्त भी था, बुरा आज भी है। यही काम पीटीआई ने किया था और पीटीआई ने रिटायर्ड जजों से वही काम दिया था जो आज नून जो है वो देना चाहती है। तो बात तो ये है कि रिटायर्ड जजों को कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। एक रिटायर्ड जज को उसकी पेंशन भी मिलती रहे और उसको जो है हाई कोर्ट के स्टेटस के मुताबिक, जो है हाई कोर्ट के जज के स्टेटस के मुताबिक जो है आइंदा के लिए तो भी 6-7-8 महीने दी जाए, यानी उसको 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट इस तरह भी पहुंचा दिया जाए तो काम करने के लिए तैयार हो जाते। मगर आप करेंगे तो सिर्फ आज नून को ना करें, बल्कि पीटीआई को 2018 में उसने ये हरकत की थी, आज नून ने ये हरकत। तो सर वो जो बात हो रही है इलेक्शन कमीशन में, यानी इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से क्या कहते हैं कि दीगर जो केसेस हैं उनके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही और इसके ऊपर कल ही समाअत रख दी गई? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने मायूस किया, ये इस मुल्क के हर अदारे ने गो के मायूस किया। मैं पार्लियामान का मेंबर हूँ, पार्लियामान ने भी मायूस किया इस मुल्क के अवाम को। आप कह सकते हैं कि कामरान मुर्तज़ा ने भी जो है एज ए मेंबर है वो मायूस किया। तो मायूस तो सारे अदारों ने जो है ना किया। अगर हम सारे अपने काम दुरुस्त तौर पे कर रहे होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। तो अब ये जो मैं वही कहने लगा, ये जो इलेक्शन कमीशन के पास पटिशन लग गई है और इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए ही ट्रिब्यूनल पे इतराज़ कर दिया गया है, उस स्टेज पर जब आखिरी स्टेज हो, तो क्या कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब इस केस को दोबारा किसी और के पास भेज सकता है या इसको जहाँ पे है वहीं पे सुनने के अहकाम हो सकते हैं? माजी क्या कहता है? नहीं, उसमें ऐसा है, उसमें एक और केस भी मुझे याद आ गया, वो पेंडिंग है अपना सरफराज रुस्ती वाला, उसमें आंसर मूव हुई है बल्कि रिजर्व है। और इसमें अगर आपको ट्रांसफर की प्रोविजन देखें तो मेरे पास किताब पड़ी है, जस्ट एक में 105 है या 115 में अभी कंफर्म कर लूँ, 105 जस्ट 1 मिनट प्रोविजन है, ट्रांसफर कर सकता है इलेक्शन कमीशन और ये इख्तियार है उनका। ये है कि कोई अगर किसी को फर्स्ट कर लें कि किसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कोई एलिगेशन है उसका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, तो वो मूव कर सकता है।
मैं आपको प्रोविजन भी बता सकता हूँ। यानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरी बात, जो रिटायर्ड जजेस वाली है वो हर हुकूमत में होते रहें, तो इसलिए अगर किसी के ऊपर एतराज़ उठाया जाएगा तो तमाम हुकूमतों में उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे पे जहाँ पे कुछ बाज़गश्त ये भी सुनाई दे रही है कि माहौल में कुछ नरमी लाने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए, और जहाँ पे खान साहब को उनके अपने रुफ़का भी ये मशवरा दे रहे हैं जिनका ताल्लुक़ तो किसी और पार्टी से, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ये जो रविश है ये खान साहब को ज़्यादा अरसा जेल के अंदर गुजारेगी। और फिर हालिया केसेस के बाद का मंजरनामा और मौजूदा हुकूमत की मजबूती, IMF की डिमांड्स, बजट की तश्कील, अवामी मसाइल, इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब ने। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दानियाल साहब, मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कहना था, लेकिन मैं नहीं कह रहा, तो इस पे मुझे नदामत होनी चाहिए कि मैं नहीं कह रहा, या फिर मुझे कहना चाहिए? आपने अच्छा किया कि नहीं कहा। अच्छा, चले ठीक। दानियाल साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप ये देखें कि अभी जो आज केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, उस सुप्रीम कोर्ट के केस में जिस तरीके से बात हुई, यानी अखलाकी तौर पे भी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारा हिस्सा नहीं बनता, जिसका बनता उसको दे दें। तमाम पार्टीज ने ये कहा कि इनका नहीं बनता, हमें दें। तो ये जो रविश है, जो सियासत में किसी दूसरे को कबूल करने की नहीं, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ज्यादा पनप रही है, कहां तक लेके जाएगी हमें? ये नहीं होना चाहिए जी, और ये माजी से सीखना चाहिए इन दोनों जमातों को, कम अज कम जो हुक्मरान जमातें हैं या कम अज कम हिस्सेदार हैं हुक्मरानी में। उसकी वजह ये है कि ये सारे इसमें से गुजरे हुए हैं पहले, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कुछ नए रास्ते पे हमने चलना था, और इस तरह से जो मैंडेट है उसको तस्लीम ना करना मेरे ख्याल में ये जमहूरियत का भी और इनको भी ज़ेब नहीं देता। तो जो हकीकत है वो मान लेनी चाहिए। सब कुछ करके भी अगर अभी भी उनको जो औने पौने जो सीटें मिली हैं वो भी नहीं देनी, तो फिर मेरे ख्याल में ये तो एक जमहूरी रवायात को जो है ना मतलब पस्त करना है। दानियाल साहब, आपको चूँकि मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ, आपके वालिद साहब के मेरे वालिद साहब से बड़े गहरे तल्लुकात थे, और आपका हमारा इलाका भी एक सा है, और बड़ा करीब से आपको मैं समझता हूँ। मियाँ साहब क्या बड़े करीब रहे हैं, बहुत करीब रहे हैं बड़े मियाँ साहब के भी और छोटे मियाँ साहब के भी। मर्जी किसकी जलती है? ये सदारत ली गई है या दी गई है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो नून लगा हुआ है ना जी, ये लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ये नून जो है ये नवाज के लिए है, और यहाँ पर जो कुछ वो कहते हैं वही कुछ चलता है। इसलिए मैंने अगले रोज जो अपनी नाराजगी का इजहार किया, मैंने उन्हीं के साथ किया, क्योंकि मुझे पता है ये बाकी सब शामिल वाजा हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है, किसी किस्म का कोई आखिरी लफ्ज जो है हमेशा उन्हीं का होता है, जो मैंने देखा है कम से कम। तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत में भी आखिरी अल्फाज उन्हीं के जो है उसी के ऊपर मिनवान अमल हो रहा है? मैं ये कह सकता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं, जैसे कि मसलन वापडा की चोरी है, कि बिजली के बिल बहुत महंगे हैं और अब इंडस्ट्री भी बिलक रही है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। इन चीज़ों के लिए अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब के पास कोई हल नहीं है, उनको इकोनॉमिक्स की इतनी समझ भी नहीं है, सच्ची बात है। ये भी हाथ पांव ही मार रहे हैं। आप देख लें, ये 590 अरब जो है ये हमें बताया गया था औरंगजेब साहब ने कि जी ये हम इकट्ठे कर लेंगे तो हमारा खसारा जो है वो कम हो जाएगा, और इसी तरह इन्होंने कहा कि 2.7 ट्रिलियन रुपीस जो मुख्तलिफ केसों में फंसे हुए हैं वो हमने अमेंडमेंट कर दी है, और एक डीजी लॉ लगा दी है FBR में, अब वो भी हमें आधा मिल जाना है। तो वो नहीं हुआ, तो इसीलिए पेट्रोल का आपने पहले अनाउंस कर दिया 15 रुपए, और फिर आपने कह दिया नहीं दर हकीकत तो ये 4 रुपए है। तो ये सबको ये कितनी देर छुपी रहनी है बातें? बेसिकली तो इनके सारे इनिशिएटिव फेल हो गए। आप देख लें, ये जो इन्होंने टैक्स नेट बढ़ाना था, ये सिमें कैंसिल करके भी कितने आए हैं, 1000 2000, तो ये 30 लाख क्या गए, 1000 2000 क्या चीज है? तो कहने का मकसद ये, यहाँ तो इनकी नीयत नहीं ठीक है, और ये चाहते ही नहीं है कि ये चीजें आगे बढ़ें, क्योंकि इनका वोट बैंक इफेक्ट होना है। अगर बिजली चोरी पड़ी गई, आधे तो इंडस्ट्री चोरी कर रही है, वो जैसी तैसी भी रह गई है नून लीग की रीढ़ की हड्डी यही लोग हैं। और इसी तरह से रिटेल जो सेक्टर है वो सारा का सारा ताजर जो
इत्तेहाद है पूरे पाकिस्तान के, ये नून लीग के होते थे, चले अब कुछ ना कुछ चले गए होंगे पीटीआई की तरफ, लेकिन बुनियादी तौर पे जितने रह गए वो तो नहीं गए, तो कैसे उनसे छुटकारा हासिल कर लें? तो ये बड़े मुश्किल सवाल है जी। और फिर रियल एस्टेट माफिया, उनको कैसे टैक्स करें? तो ये तो जो कहते हैं कि जी हमें चाहिए नहीं थी हुकूमत, हमें दी गई है, वो बात किसी हद तक सही होगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनके पास हल नहीं है। अब आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में कितने पर्चे दे दिए, FIR है, कितने लोग गिरफ्तार कर लिए, कितने मीटर काट दिए, सब कुछ कर लिया और कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ये कहता रहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच फेल हो जाएगी, और वही हुआ। फिर जाके उनके साथ समझौता कर लिया कि जी आप 2 साल के अरियर्स दे दें तो हम FIR खत्म कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये हाथ पांव मार रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। ये असल में अच्छे वक्तों के हुक्मरान है, जब इंतजामिया इनको ला के बैठाती है और फिर ये रेवड़ियां बांटते हैं। ये बुरे वक्तों के हुक्मरान नहीं है, ये सब ड्राइवर के बराबर है। जो पाकिस्तान को भी चाहिए वो मैकेनिक है, इनको बोले गियर बक्सा खोल के तो जरा दोबारा बांध सकते हैं, हालांकि जो मैकेनिक होता है उसको गाड़ी भी चलानी आती है। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। अच्छा, ये तो बता दें मुझे, आप कौन सी सियासत जमात में जा रहे हैं? शाहिदा खान अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ, या फिर खामोशी? मैंने तो सुना जी कि बिहाइंड द सीन्स कुछ और भी तैयारी की जा रही है। मैंने सुना एक और जमात भी तैयार हो रही है। एक और भी हो रही है? और हाँ जी, और बड़े जोरों शोर से उस पर काम भी हो रहा है। और मेरे ख्याल में उनके जो, जहाँ तक मैंने जांचने की कोशिश की है, उनकी मेंटल क्लैरिटी भी है और कन्विक्शन भी है कि हमने क्या करना है। वो री इमेजिन नहीं कर रहे, उनको पता है हमने क्या करना है। ये बड़ा फर्क होता है। जब भी आपको इतना बड़ा कदम लेने जाएं तो आपके दिमाग में, दिल में बिल्कुल साफ शफाफ आपको पता होना चाहिए कि मेरे मकसद क्या है और मैंने किस तरफ लौटना है। तो फिर इसका मतलब ये बाकी ये सारे फारिग और आप उसमें? आपके सामने है कि अगर इनके पास कोई हाल है तो सामने लाएं। मैंने आपको सारी चीजें करवाई हैं और ये IMF का प्रोग्राम में जा रहे हैं। देखिए, नून लीग एक जमात थी जिसके पास फाइनेंस मिनिस्टर था, बाकी दोनों के पास तो है ही नहीं ना। पीपल्स पार्टी, उनको मांगे कि फाइनेंस मिनिस्टर दिए जाते थे। और दानियल साहब, अब आप उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, एक तवील अरसा आपने उनके साथ रफाकत में गुजारा है, अच्छे वक्तों में भी गुजारा है, और वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी रोड मैप देने वाले हम थे। अब जब उनके दौर में तरक्की हो रही थी बकौल उनके, तो उस वक्त फिर नुस्खा कीमिया उनके पास कौन सा था बकौल आपके के मियाँ साहब के पास तो इकोनॉमिक्स की भावना हुई नहीं? उस नुस्खे के बारे में मैं आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाता था जब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठते थे इकोनॉमी के बारे में, और इसके एक नहीं दर्जनों गवाहान है। और मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करता था और मैं कहता था ये कि हम बिल्कुल दीवार में लगने जा रहे हैं और ये कोई तरीका नहीं है जो हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरी सारी ट्रेनिंग इकोनॉमिक्स में है, मैंने पाकिस्तान की मईशत को पढ़ा है 30 साल से। और वही हुआ कि अगर आपका क्या ख्याल है, अगर 2018 में नून लीग की हुकूमत आ गई होती तो हमने क्या नून लीग में नहीं, ये IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना था? IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना था, हमने जाना था। और उसमें इमरान खान साहब ने फिर कहा कि जी मैं फांसी लग जाऊंगा, मैं IMF में नहीं जाऊंगा, और बड़े बड़े बोले कि जी हम ये दोस्त ममालिक से पैसे इकट्ठे कर लेंगे। वो पैसे फिर इकट्ठे नहीं हुए, फिर आखिरकार उसको निकालना पड़ा जो इनका हीरो था ये असद उमर, और फिर मांगेगा लाए वो शेख साहब को, और उसने IMF के साथ सौदा करवाया इनका। तो कहने का मकसद ये है कि मईशत में ना नून लीग के पास, और नून लीग को अभी तस्लीम करना पड़ा है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक चीजें हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात काट दी और आके कहा कि हम सब कुछ प्राइवेटाइज करेंगे। और हैरानगी की बात यह है कि IMF ने जितनी भी प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं वो जीरो रखी हुई हैं 2029 तक। यानी उनका ये मानना है कि पाकिस्तान से एक पेंशन भी प्राइवेटाइज नहीं होनी, और वही हो रहा है। वो किधर PIA की प्राइवेटाइजेशन जो इतने जोरों शोर से हमें बताया जा रहा था, नहीं, आप कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं होना प्राइवेटाइज। हमें तो पता चला कि पहले मरहले में 15, फिर 20, फिर 30, यानी इस तरीके से ये अगले 4-5 सालों में सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। मैं तो दुआ गो जी कुछ कर ले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस अदारे के पास ये जा रहे हैं, जिसको ये खुद इंटरनेशनल इकोनॉमिक डॉक्टर कहते रहे हैं, उन्होंने तो सिफर लिखा हुआ है अपने कागजात में। अब वलाए आलम इनके पास कोई अगर अलहदा प्रोग्राम है, या ये भी अक्सर होता है कि इंतजामिया जो है उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि ये जो SIFC है इनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है अगर आप उसको पढ़ें तो वो सीधा सीधा एक चार्जशीट है ब्यूरोक्रेसी पे।
लेकिन IMF जो है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ इंटरेक्ट करना होता है, SIFC के साथ नहीं करना होता। और जो इंतजामिया उनको बताती है वही उनकी रिपोर्ट बनती है, वो खुद से तो नहीं फिगर बनाते जाके अमेरिका में बैठ के। तो अगर इंतजामिया उनको बता रही है कि हमारा प्राइवेटाइजेशन में कुछ नहीं होना और हमारी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट में वही लिख रहे हैं। अब पूछने की बात यह है, SIFC को पता करना चाहिए कि यहाँ पर हमारी इंतजामिया उनको क्या पट्टू पढ़ा रही है। मुझे दानियाल साहब ये तो बताएं, दो छोटे छोटे से मेरे एक सवाल हैं, क्या बड़े मियाँ साहब अपने पुराने बयानिए पे आएंगे? एक और दूसरा, आपने अभी कहा है कि एक नई जमात बन रही है, तो एक नई जमात बन रही है, बयानिया अभी सिर्फ एक चलना है। अच्छा, बयानिया सिर्फ एक चलना है, बयानिया सिर्फ एक चलना है कि महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा कैसे होना है, और इन सब की रेडियां खाली हैं। मैं कहता हूँ आप इमरान खान को रिहा करके, शाह महमूद कुरैशी को रिहा करके, बिलावल साहब को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, सबको को प्राइम मिनिस्टर बना दें, सब कुर्सियां 3-4 लगा दें मेज के, और इनको बोलें कि हमें बताएं कि महंगाई और बेरोजगारी का हल क्या है आपके पास। इनके पास कोई हल नहीं। अच्छा, जो नई जमात बन रही है उसमें क्या कि पुराने खिलाड़ियाँ सारे, जहांगीर तरीन साहब हो गए और बहुत से लोग हैं, क्या सारे ये उसमें आए? देखें जी, जो नई जमात है वो अफराद पे मुश्तमिल नहीं है, वो नजरियात पे मुश्तमिल है। हमारी पाकिस्तान की मईशत में हो ये रहा है कि इन्होंने जो तीनों सियासी जमातें हैं सारे, इन्होंने कर्ज ले लेके और लोगों को रेवड़ियां बांट के सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। आपको पता है भयानक सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान में जितने बच्चे पैदा होते हैं वो 2,80,000 रुपए तक मकरूज हैं, जो कि आज से को 5-7 साल पहले वो सिर्फ 80,000 तक मकरूज थे। और ये कर्ज ले लेके अब हमारी अगली नस्लों को डुबो के कर्ज में, और ये हमें सोलर पैनल बांट रहे हैं और सारे आटे के थैले बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। तो ये जो खून की होली खेली जा रही है मईशत के साथ, ये जो हमारी आने वाले नस्लों के साथ खून की होली खेली जा रही है, ये अब मुमकिनात में से नहीं है। पैसे खत्म हो गए, रेवड़ियां बांटने का टाइम खत्म हो गया। अब हमने मुल्क बनाना है, एक अजीम मुल्क बनाना है जिसमें हम ये पूरे एशिया में अपना सर उठा के फिर सकें। हमारी नौजवान बहुत ये मांग रही है, ये उनको कहते हैं कि आप ये मोटरसाइकिल बांट लें, आप ये लैपटॉप बांट लें, ये 90 की दहाई की सियासत। अच्छा दानियाल साहब, एक सवाल है तो तल्ख सा सर, लेकिन हमारे यहाँ जब भी किसी नई जमात का जन्म होने लगता है तो कहा यह जाता है कि ये टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि ये कुदरती तौर पे नहीं बनी हुई। अब आप जिस नई जमात का तज़किरा कर रहे हैं, क्या वो जमात में जो शामिल लोग होंगे वो जमात बना रहे हैं या फिर कोई और जमात बना के उसमें शामिल कर रहे हैं? जमात का मकसद मोतबर अफराद को शामिल करना नहीं है। जमात का मकसद ये है कि वो तहकीकात, वो मुतालिया, वो एक रास्ता पेश करे जिस हम तमाशे से छुटकारा हासिल हो जाए और हम इस खिते में, एशिया में अपना सर उठा के फिर सकें। अब आप देखिए हमारे पड़ोस में जितने ममालिक हैं, आप अफगानिस्तान में देख लें, -8% है महंगाई। ये श्रीलंका दिवालिया निकल गया 2 साल पहले, 80-60% तक महंगाई गई, आज उनकी 0.9% है। ये इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, आप आगे चले जाएं, वियतनाम देख लें, सारे जो हैं वो खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। हमें कौन सी कोई बददुआ लग गई किसकी कि हम जो है ना नीचे से नीचे होते जा रहे हैं? ये कितनी देर चलेगा काम? और ये सब इनके जो ये अशरफिया है जो पाकिस्तान की, इनके मफाद निपटे हुए हैं, इस को नहीं है कि। तो मुझे दानियाल साहब ये तो बता दें, फिर मैं कोई कह रहा हूँ, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई अच्छी सोच वाले लोग आएंगे, पाकिस्तान को बेहतर तरफ लेकर जाएंगे। क्या अच्छी सोच वालों में एहसन इकबाल भी शामिल होंगे? क्योंकि उनके पास विजन बना है ना। उन्होंने तो जी अब नई ट्रक की बत्ती बता दी है कि 2047 में पाकिस्तान की 100 सालगिरह होगी, तो तब इनके प्रोग्राम रंग लाएंगे। आप देखें कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में मईशी बुरहान है और प्लानिंग कमीशन वो अदारा है जिसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत कि वो पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग जो है ये इन्होंने करनी है।
और हम बाहर से लोग ला रहे हैं, इधर एसोसिएशनें बना रहे हैं, वजीर आजम साहब ला रहे हैं फाइनेंस को, कोई स्पेशलिस्ट ला, कोई बाहर डिफेंस से कोई आ रहा है, कोई ब्रिटानिया से आ रहा है। इनके पास क्या है? ये 247 बता रहे हैं हमें। अच्छा दानियाल साहब, एक आखिरी सवाल, पहले 210 था, 235 था। एक आखिरी सवाल ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोगों से भी हमारे राब्ते हैं, तो वो खजिल खजिल दिखाई देते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम जीते नहीं हैं, हमें जितवाया गया है, तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके मुखालिफ हैं। आपके रूट्स रहे हैं उन लोगों में, आपकी तो यारी दोस्ती रही है, क्या आप भी किसी को खजिल महसूस करते हैं? ये चेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के पास कोई पेन है, कोई पुख्ता इकदाम हैं जो पाकिस्तान का जिन्होंने मुतालिया किया हुआ है, जो इस करप्शन से, जो इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम की हालत है, आपको अंदाजा नहीं है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये छत में से जा रही है, और वो इस काम में मसरूफ है कि वो फिगर छुपा रही है। आपको पता है कि 2 लगातार साल के लिए 2020 के ये अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर बता रहे हैं, लेबर फोर्स सर्वे किया है, और जो क्राइम के यानी स्ट्रीट क्राइम के, वो सामने आ ही नहीं रहे, तीसरा साल जा रहा है। छुपाने से आपका क्या ख्याल है कि ये झूठ जो है, जो चल रहा है पाकिस्तान, जो तबाही बची हुई है, वो लोगों को समझ नहीं आ रही? झूठ के छुपाने से अवाम को समझ नहीं आ रही, और उन लोगों को भी समझ नहीं आ रही, और समझना होगा। प्लान है, इससे हम आगे चलना है, और यार इतनी देर में हमें छुटकारा हासिल होगा इस बात से। ये वर्दियां पहन के फिर रहे हैं। अब मैं उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, वर्दी के ऊपर, उसके ऊपर तो बहुत कमेंट हो गया। अब तो हमें हद के इज्जत वाले मामले का भी सामना करना पड़ता है सर, तो वो आप बात कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। जी करें जी, हद के इज्जत किसी पाकिस्तान में सबकी पमाल हो गई है, मेरी हो जाएगी तो क्या हो जाना है। ठीक बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, इस हवाले से अपना वकील नाज़रीन। राना साहब, दानियाल साहब तो वो हम सुन रहे थे शाहिद खान अब्बासी साहब वाली पार्टी, और हम ये भी सुन रहे थे कि दानियाल साहब शायद उस पार्टी के अंदर शामिल होंगे, वो तो एक और नई पार्टी का बता। देखिए जी, मुबारक हो कौम को जी, मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक और नई पार्टी आ रही है, और उस नई पार्टी का तजर्बा फिर हम पे होने वाला है, और उस तजर्बे में मुझे नहीं पता कि किस को कौन सा इंजेक्शन लगना है, महंगाई का, बेरोज़गारी का, लाड़े लप्पे का, या किसका इंजेक्शन लगना है। और अगर तो उस नई पार्टी ने मुल्क के अंदर बेहतरीन किरदार अदा करना है, तो मुझे फिर वो नए चेहरे नज़र कोई नहीं आ रहे, क्योंकि आज तक जितनी सियासी पार्टियाँ यासर बनी है ना, उनमें यहाँ से उठा के उधर रख दिया गया है, उधर से उठा के इधर रख दिया गया है। और मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, ये उसी तरह है। मैं अखबार में काम करता था, उस दौर में टीवी नहीं होते थे, तो एक दिन वो मैं रोज़ाना बड़े शौक से पढ़ता, तो किस्मत का हाल नहीं होता, सितारों का हाल कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। हाँ। एक दिन मैं जॉइंट एडिटर था उस अखबार का। मैं रात को या तो मैंने देखा जुबार साहब हमारे होते थे, जुबार साहब वो लगवा रहे थे, मैंने देखा कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, दरमियान वाला इस साइड पे। मैं कहा जुबार साहब ये क्या गा रहे हैं, वो नजूमी साहब किधर हैं? अच्छा, वो आगे पीछे जो कहते हैं नजूमी कोई नहीं, सारे सितारे गर्दिश में ला दिए, इस नहीं करने आसी कि उत्ते थल्ले ला देना, थल्ले उत्ते ला देना। मैं कहा सदके जावा, ये सियासत में भी इसी तरह होता है, यासर साहब इसी तरह होता है। मैं परेशान हो गया, मैं तो खुश होकर मर जाना था, हफ्ता बड़ा चंगा गुजरेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये इसी तरह है। अब हम इस खुशी हवेमी में है कि एक नई सियासी जमात आएगी, वो आकर यहाँ पर दूध की नहरें बहाएगी। कौन होगा उसमें? उस नई सियासी जमात में कोई नया बंदा होगा? उस नई सियासी जमात में कोई ऐसा चेहरा होगा जिसने टैक्स पूरा अदा किया है, जिसने इस पाकिस्तान की अवाम से किए हुए वादों को पूरा किया है, जिसने इस पाकिस्तान के अवाम के साथ को अच्छा किया? हालात तो ये हैं, माजरत से आज मैं ये बताना चाहता हूँ, और मुझे दुख हुआ उस वक़्त, मुझे सारे सियासतदानों पे, मुझे अपोजिशन पे भी। आपको पता है कि पहले कोयटा प्रेस क्लब को सील किया गया जी, उसके बाद आपको पता है डेरा गाजी खान प्रेस क्लब सील है? नहीं, ये मेरे में नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, डेरा गाजी खान प्रेस क्लब सील है। इस वजह से सील है कि वहां पर तहरीक इंसाफ के 2 बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस जुर्म की पादाश में उसे सील कर दिया गया, जो वहां के सहाफी बताते हैं। और फिर वहां के एक सदर को, अंजुमन सहाफियान के सदर को उठाकर लेके उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, हथकड़ियां लगी हुई। ये आलम है इस मुल्क में। मुझे याद है बलोचिस्तान के वजीर आला साहब ने कहा था, मैं तब बिल्कुल तहकीक करूंगा, जिसने प्रेस क्लब सील किया उसे नहीं छोड़ूंगा। याद है आपको? जी। तो आपने कल शायद इन सब से जरूर पूछना है।
करीबी ताल्लुक तो आपका भी है। मेरे भाइयों की तरह है, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, मेरे भाइयों से भी ज़्यादा है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे खुशी है कि मेरी बरादरी से कोई किसी जगह तो पहुँचा ना। उम्मीद करते हैं कि वो इसकी तहकीकात करके इसे मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल, अल्लाह ने के बाद।